हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ क्लर्क एंड मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया है। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द इवेंट वाज हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इस इवेंट को पीएम मोदी जी ने जो है अटेंड किया था। इनके साथ साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इस इवेंट को जो है यहाँ पे अटेंड किया था। अब इस इवेंट से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस इवेंट के दौरान पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था इनिशिएटिव जिसका नाम है मिशन मौसम, जिसका मेन एम क्या है, इंडिया को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, डेवलप करना है एज इनटू अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, पीएम मोदी जी ने अनवील किया था 150 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प with a denomination of 5 rupees to celebrate 150 years of India Meteorological Department। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पीएम मोदी जी ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है रिलीज किया था विच इज IMD विजन 2047। IMD स्टैंड्स फॉर योर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विजन 2047। इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रिलीज किया गया था जो एक रोड मैप है इंश्योर करने के लिए इंडिया के वेदर रेसिलेंस एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन को। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, IMD ने इस इवेंट के दौरान ही एक और सेमिनार जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया था विच इज अनडिवाइडेड इंडिया अखंड भारत सेमिनार। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट से सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सब ऑप्शन जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दे ऑल आर करेक्ट। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है दैट इज कि पीएम मोदी जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ यहाँ पे जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आपके सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टी सोलो, इन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। ठीक है। अब यहाँ पे WMO के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ लोकेटेड है, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये लोकेटेड है। फाइन। नाउ अब बात करते हैं कुछ इवेंट जो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मिशन मौसम आपका जो है लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। इसका मेन एम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट, मतलब इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट हमें बनाना है। ये कैसे होगा, जब हम अडॉप्ट करेंगे आपकी एडवांस वेदर सर्विलियंस टेक्नोलॉजी को। ठीक है। इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2024 में अप्रूव किया था और इसका टोटल बजट आपका था 2000 करोड़ का। और कब तक के लिए लॉन्च किया गया है, ओवर 2 इयर्स के लिए इसको लाया गया था। ओके, लाया गया है। नाउ मिशन मौसम जो है इसको कौन लीड करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री लीड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से लीड करेगी। एंड इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी रहेंगी, इट इज IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी that is IITM and National Center for Medium Range Weather Forecasting। क्लियर है। नेक्स्ट आपका था कि पीएम मोदी जी ने 150 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे रिलीज किया है, जिसकी आप इमेज ये राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है कि जो कॉइन है वो आपका किस चीज से बना है, तो ये सिल्वर से बना है, 99.99% सिल्वर से। एंड वेट कितना है, इट इज 40 ग्राम्स। ठीक है। और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आपके 150 ईयर्स जो हैं वो यहाँ पे IMD के मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 150 ईयर्स ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक आपका डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था IMD विजन 2047। ठीक है, जो एक फ्रेमवर्क है वेदर रेसिलेंस एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन का। इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए गए हैं टारगेट्स। कौन से टारगेट्स, कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के टारगेट, नेक्स्ट 10 ईयर्स के, नेक्स्ट 22 ईयर्स के टारगेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कंसिडरिंग एडवांसमेंट इन अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट वेदर डिपार्टमेंट्स का टारगेट है कि हमें 100% फॉरकास्ट एक्यूरेसी लानी है अप टू 3 डेज, मतलब 3 दिन का जो हम फॉरकास्ट दे रहे हैं वो 100% ट्रू होना चाहिए। 90% जो है ये हमें रखना है 5 डेज के लिए, 80% रखना है अप टू 7 डेज के लिए एंड 70% ये ट्रू होना चाहिए फॉर द 10 डेज। तो ये हमारे जो है टारगेट्स हैं किसके,
वेदर डिपार्टमेंट टारगेट्स यहाँ पे रखे गए हैं जो इस विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन किए गए थे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं IMD की। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 15 जनवरी 1875 को। इसके 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, न्यू दिल्ली दिल्ली, कोलकाता वेस्ट बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र एंड गुवाहाटी असम। ओके, डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये है डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली दिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज वॉन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है 2025 का, जिसमें आपका टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है? इट इज योर सिंगापुर। ठीक है, जो एक्सेस प्रोवाइड करता है वीजा फ्री एक्सेस 195 लोकेशंस पे। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय योर जापान, एंड जापान कितने जगह पे वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है? इट इज 193। उसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड एंड साउथ कोरिया आते हैं जो 192 लोकेशन पे वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया की इस बार रैंक थी 85th। 2024 में कितनी थी ये भी पता होना चाहिए, तो 80th रैंक थी आपकी 2024 में, अभी 85th है। तो आपका जो इंडिया की पोजीशन है वो आपकी थोड़ी खराब हो गई है पहले के मुकाबले। ठीक है, अभी इंडिया जो है 57 लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे वीजा फ्री जो है हमें प्रोवाइड करता है, कि वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नाउ बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी देखने को मिली है? सबसे कम आपकी मतलब जो आपका सबसे कम एक्सेस कौन सी कंट्री का है? इट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को सिर्फ 26 लोकेशन पे ही वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। देन 105th नंबर पे था सीरिया, जो सिर्फ 27 लोकेशन पे अलाउड है, एंड 104th नंबर पे था इराक, 31 लोकेशन पे ही अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स के आपके सीईओ कौन है? डॉक्टर जुरिक स्टेफन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च 5 पायलट प्रोजेक्ट्स टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल buses and trucks as a part of a national green hydrogen mission. What is the total financial support allocated by the government of India for these projects? तो रिसेंटली 5 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें लॉन्च किया गया है, एंड अप्रूवल किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने इन 5 पायलट प्रोजेक्ट्स को जो है अप्रूवल भी दिया है। अब टोटल अमाउंट क्या है इन पायलट प्रोजेक्ट्स का? तो इट इज 2.08 बिलियन रुपीज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुपीज 2.08 बिलियन का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें 37 व्हीकल्स जो हैं वो इंक्लूडेड है, और आपके 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस इंक्लूडेड है। अब 37 को भी फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो इसमें भी 2 चीज़ें आ जाएंगी आपकी, एक तो 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स, और दूसरा है 22 हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन बेस्ड व्हीकल्स इसमें रहेंगे। ठीक है, अब ये सारी आपकी कंपनीज हैं जो इन जो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। साथ में ही ये जो आपके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं ये 18 से 24 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इन मंथ ऑफ फरवरी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इनके द्वारा जो है गाइडलाइंस भी आपकी रिलीज की गई थी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज पायलट प्रोजेक्ट्स इन अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर अंडर विच मिशन? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये चीज़ आपकी इन मंथ ऑफ फरवरी लॉन्च की गई थी। नाउ बात करेंगे आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और टोटल आउटले इसका था आपका 19,744 करोड़ का। और कब तक ये चलेगा? फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक ये चलेगा। ठीक है, अब इसके टारगेट्स क्या है या इसके गोल क्या है 2030 तक, क्या आउटकम इसके रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा टारगेट क्या है कि हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है। ठीक है, 2030 तक। दूसरा है 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हमें करनी है। देन 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें करनी है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड इससे रिलेटेड आपकी ट्रांसमिशन नेटवर्क की। ठीक है, साथ में ही हमें 1 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट सेविंग करनी है। हमें 50 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन जो है उसको कम करना है। ठीक है, फिर हमें 6 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करनी है, और 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे करना है। तो ये हमारा 2030 तक एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स हैं। ओके,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द गुजरात हैज अप्रूव्ड द डिसीजन टू डिवाइड विच डिस्ट्रिक्ट इनटू अ टू, क्रिएटिंग अ न्यू डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है ववथराड एज अ 34th डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका जो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा ये 34th डिस्ट्रिक्ट होगा आपका गुजरात का। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो ववथराड है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा गुजरात का। फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, बानसकंठा जो डिस्ट्रिक्ट है इसको तोड़ के फर्दर ववथराड में और बानसकंठा में डिवाइड किया जाएगा। मतलब दो बनाएंगे, तो एक बानसकंठा तो है ही पहले से नाम दिया गया है, नया वाला जो है इसका है ववथराड। ओके, तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया की, तो ववथराड जो है इसका एरिया आपका रहेगा 6257 स्क्वायर किलोमीटर का, वेरस बानसकंठा का आपका रहेगा 4486 स्क्वायर किलोमीटर का। फाइन। ववथराड डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 8 तालुकाज आपके रहेंगे और 4 म्यूनिसिपैलिटीज रहेंगे, वेरस बानसकंठा जो है इसमें आपके 6 तालुकाज होंगे और 2 म्यूनिसिपैलिटीज होंगे। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ विच इज योर यूनिसेफ, इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन से स्टेट के साथ, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, एनहांस करने के लिए ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्टेड बाय द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्लूडिंग जुवेनाइल डायबिटीज विच इज योर टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो यूनिसेफ ने जो है पार्टनरशिप की है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ for the treatment of children affected by the non-communicable diseases। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और यूनिसेफ ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ एंड सेठ सुखलाल करानी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। किस चीज़ के लिए? क्रिएट करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो प्रिवेंट करेगा और मैनेज करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इन अ चिल्ड्रंस बाय इम्प्रूविंग देयर कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को। ओके, इसी के साथ यूनिसेफ ने पार्टनरशिप किया है वेस्ट बंगाल की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ, सो दैट दे कैन हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज कि वो प्रोवाइड करे ट्रीटमेंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल पे, उनको ट्रीटमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करें। ठीक है, नाउ यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेंटली है कैथरीन अमरेसन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और इसे 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Central Bank of which country has recently in December imposed the monetary penalty of rupees 5.85 lakhs on a Indian bank for non-compliance? तो जो हमारा PSB है इंडियन बैंक जो है उस पर आपकी जो है पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसने पेनल्टी इम्पोज की है क्योंकि इंडियन बैंक ने उनके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया है, इस वजह से इन पे जो है पेनल्टी लगाई गई है। अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज़ में तो ये पेनल्टी आपकी 2 मिलियन की है। क्लियर है, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की, उनके द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई है, ये पेनल्टी इम्पोज की गई है for non-complying with the provision of a Sri Lanka's Financial Transaction Reporting Act number 6 of 2006, that is FTRA 2006. ओके, नाउ इंडियन बैंक की अगर बात करें, इंडियन बैंक की 2 ब्रांचेस हैं आपकी श्रीलंका में, एक तो जापान में है और एक कोलंबिया में है एट प्रेजेंट। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं अभी, तो इंडियन बैंक के आपका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और करंट MD एंड CEO इसके हैं शांति लाल जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द 2 न्यू चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इन प्लान्स को लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च बाय द SBI लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? SBI लाइफ ने इसे लॉन्च किया है और ये प्लान बेसिकली आपके टारगेट करते हैं बच्चों की एजुकेशन को। मतलब अगर बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो एजुकेशन कॉस्ट है वो भी महंगी होती जाती है, जैसे स्कूल में कम फीस होती है, अगर फिर बच्चा कॉलेज जा रहा है उसकी ज़्यादा फीस लगती है, फिर अगर अब्रॉड उसने पढ़ना है तो और ज़्यादा वहाँ पे फीस देनी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए ये प्लान्स आपके लॉन्च किए हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, विच इज़ SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना यंग अचीवर। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, MD एंड CEO आपके हैं अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर है लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन डैश। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? सूरत, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है ऑन दी फैसिलिटी ऑफ न्यू फैसिलिटी, जो आपकी नई फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई है गुजरात के कोसांबा में। कौन सी कंपनी की है? गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इसकी फैसिलिटी में ये इनॉग्रेट किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना completed 6 years of successful implementation. What is the minimum monthly pension provided by the scheme after the age of 60? तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है उसने 6 साल कंप्लीट किए हैं। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये लाई क्यों गई थी? ये अनऑर्गेनाइज वर्कर जो थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स थे, उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए आफ्टर द एज ऑफ 60 ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और मिनिमम मंथली पेंशन यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती है आपको आफ्टर द एज ऑफ 60, इट इज 3000 रुपीज। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3000 रुपीज एटलीस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये जो स्कीम है स्पेशली डिजाइन की गई थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, जो 50% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, अब जो स्कीम है इसे मॉनिटर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन पार्टनरशिप विद LIC एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ये तीनों मिलकर इसमें काम करते हैं। फाइन। नाउ अब डिटेल में बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स हैं, उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, मिनिमम मंथली पेंशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नाउ पेंशन फंड मैनेजर इसमें कौन है? LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनरोलमेंट जो है इसका होता है आपका मनधन पोर्टल से या फिर कॉमन सर्विसेज सेंटर से। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट यहाँ पे कैसे होती है? आपकी ऑटो डेबिट फैसिलिटी यहाँ पे होती है जो लिंक की जाती है आपके सेविंग बैंक या फिर जनधन अकाउंट से। ओके, फैमिली पेंशन की अगर बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, आकाश कोई पर्सन है, उसकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, बिफोर आफ्टर योर 60 ईयर्स। ठीक है, इस पर्सन की 60 ईयर्स के बाद में डेथ हो जाती है। इन दैट केस इसकी जो स्पाउस होगी उसको 50% यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अमाउंट का जैसे 3000 है तो 1500 यहाँ पे उसे मिलेगा, उसकी स्पाउस को मिलेगा। क्लियर है? क्राइटेरिया क्या है? पहला है कि वो अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए। दूसरा है उसकी जो एज है वो 18 से 40 ईयर्स की होनी चाहिए जब आप इसके लिए इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तीसरा, मंथली इनकम जो है वो 15,000 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, आपको इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आने चाहिए। तो ये सारे इसके कुछ कंडीशंस हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए होते हैं? तो आधार कार्ड डिटेल्स यहाँ पे चाहिए, आपका सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए या जो भी आपका जनधन अकाउंट है। ठीक है, फिर आपका IFSC कोड एंड मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। नाउ अगर बात करें हम एग्जिट और विड्रॉल क्राइटेरिया की, तो पहला सिनारियो है कि अगर पर्सन एग्जिट कर लेता है बिफोर 10 ईयर्स, इन दैट केस जो पर्सन है उसको पूरा जो भी उसने अमाउंट आपका जो है जो भी उसका अमाउंट उसने जोड़ा है वो वापस मिलेगा विद आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उसने 10 साल कंप्लीट किए हैं बट उसका 60 साल नहीं हुआ है, 60 साल का वो पूरा नहीं हुआ है, इन दैट केस जो बेनिफिशियरी है उसको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, उसका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा और उसमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट उसे मिलेगा। ठीक है, एज अर्न बाय द फंड, और या फिर उसका जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट होगा जो भी इनमें से हायर होगा वो इसको दिया जाएगा। तीसरा केस आ जाता है कि डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की बिफोर 60 ईयर्स और परमानेंट डिसेबिलिटी उसको कोई आ जाती है विच इज कॉज्ड बाय योर एक्सीडेंट। तो इन दैट केसेस यहाँ पे जो स्पाउस है बेनिफिशियरी की वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है या तो वो विड्रॉ कर सकती है। अगर विड्रॉ करेगी तो अगेन उसको जो अमाउंट है वो वापस में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन
एक आपका एक और सिनारियो है, अगर सब्सक्राइबर जो है उसने बहुत टाइम से आपकी जो किस्त है वो नहीं दी है, जो पेमेंट है वो नहीं की है, इन दैट केस, और उसकी डेथ हो जाती है, इस केस में क्या होगा, इन दैट केस जो स्पाउस है वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है उसे, और कंटिन्यू कैसे करेगी, जो भी उसके ड्यू हैं वो उसको पहले कंप्लीट करने होंगे और जो पेनल्टी है वो फुलफिल करनी होगी, आफ्टर दैट वो कंटिन्यू होएगा आपका, मतलब ये स्कीम कंटिन्यू हो पाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके कितने स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है वो इंप्लीमेंट हुई है। तो 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट हुई है। अगर बात करें CSC कवर्ड, कितने कवर्ड किए हैं, तो आपके 3,52,598 ये कवर्ड है एज ऑफ 13 मार्च 2025। ठीक है। एनरोलमेंट कितने हुए हैं, 46,14,722 एनरोलमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। फाइन। नाउ अब टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे ये जो इसके बेनिफिशियरी सबसे ज़्यादा हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है विच इज़ 8.26 लाख, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 6.94 लाख, देन महाराष्ट्र 6.21 लाख, गुजरात में 3.91 लाख एंड नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ 2.33 लाख। ठीक है। Now next is, recently in October, PM Modi has inaugurated the Lal Tipara Goshala, India's first modern Goshala with a bio-CNG plant in Dash. तो पीएम मोदी ने वर्चुअली इस गौशाला को जो है इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये गौशाला जो है आपकी, ये 2 हेक्टेयर में, ओवर 2 हेक्टेयर ये आपकी एस्टैब्लिश की गई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट जो आपका है इट इज 32 करोड़ रुपीज फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड ऑफ द IOCL। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इन्होंने भी यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का जो है अपना मतलब पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट। क्लियर है। नाउ जो प्लांट है ये 3 टन ऑफ नेचुरल गैस पर डे प्रोड्यूस करेगा यूजिंग 100 टन ऑफ काउ डंग एंड दिस प्लांट विल प्रोड्यूस 20 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। क्लियर हुआ। अब नोट का इंपॉर्टेंट ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला है विद अ बायो CNG प्लांट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली इन जैन इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय मेलबर्न क्रिकेट क्लब। तो MCC द्वारा इस बोर्ड को आपका बनाया गया है और इसके कारण रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी बोर्ड मेंबर इलेक्ट किए गए हैं जय शाह जी। जय शाह कौन है, ये चेयरमैन है ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ये करंट चेयरमैन है। इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं आपके इस बोर्ड के, कुमार संगाकारा जो प्रेसिडेंट हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के, अनुराग ढैया जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं ICC के, क्रिस डिरिंग जो CEO हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज के, देन आपके सौरव गांगुली फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और ये आपके फॉर्मर BCCI के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। देन ग्रैमी स्मिथ, नेक्स्ट आते हैं एंड्रयू स्टोरस, संजोग गुप्ता CEO ऑफ जियो स्टार स्पोर्ट्स, देन हेथ मिल्स, ट्रूडी लिंडब्लेड, हीटर नाइट, देन मेल जॉन्स एंड इम्तियाज पटेल, ये सारे आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है। MCC अनाउंस दैट द सेकेंड WCC फोरम जो आपका वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट फोरम है, ये आपका 7 से 8 जून को होगा 2025 को, विच इज अहेड ऑफ अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो जिसका फाइनल आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा इन लंदन UK। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज एक्सटेंडेड द कंप्लायंस डेडलाइन ऑफ अ medical textile which is quality control order QCO 2024 until dash to address the challenges faced by the small and medium enterprises। तो recently मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने डेडलाइन आपकी एक्सटेंड की है कि मेडिकल टेक्सटाइल 2024 जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। किनके लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। कब तक एक्सटेंड किया गया है, तो 1 अप्रैल 2025 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसे ये 1 जनवरी 2025 तक डेडलाइन थी। ठीक है। अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है दिक्कत आ रही थी, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है। वहीं पे जो आपके लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनके लिए डेडलाइन आपकी 1 जनवरी ही रखी गई थी। ओके।
अब यहाँ पे अगर बात करें हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की, तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, कौन से मेडिकल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। तो जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गए, बेबी डायपर हो गए आपके, या ऐसे सैनिटरी पैड्स जो रीयूजेबल होते हैं, उनके लिए ये आपका अप्लाई होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर उन पे अप्लाई होता है। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टर्स है, इनको भी 6 महीने का यहाँ पे जो है डेडलाइन इनका एक्सटेंड कर दिया गया है, या इनको 6 महीने की छूट दे दी गई है, जो 30 जून 2025 तक आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली अनवील्ड पावरफुल सुसाइड ड्रोन शाहिद 136B। तो इसे लॉन्च किया है ईरान ने इन मंथ ऑफ सितंबर, और इसी के साथ जिहाद नाम की एक मिसाइल भी इन्होंने लॉन्च की थी, शोकेस की थी इनके आर्म फोर्स मिलिट्री परेड में इन मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम यहाँ पे ड्रोन की बात करें, तो ड्रोन की रेंज आपकी है मोर देन 4000 किलोमीटर, एंड जो जिहाद मिसाइल इनकी है अ सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज आपकी 1000 किलोमीटर्स की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the 19th edition of Global Hunger Index 2024, India has been ranked at dash position among 127 countries with a overall score of 27.3। तो रिसेंटली जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसे रिलीज किया गया था, और इसमें इंडिया के कितनी रैंक थी, 2024 की रैंक अगर देखी जाए तो इट इज 105th रैंक, वेयर एज 2023 में इंडिया की रैंक कितनी थी, इट इज 111th रैंक। तो इंडिया ने इस बार इम्प्रूव किया है। और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी भी बात करेंगे अभी, उससे पहले आपको नोट करना है, इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में इंडिया को प्लेस किया गया है, और इंडिया के साथ 42 कंट्रीज इस कैटेगरी में शामिल हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, टोटल 42 कंट्रीज को यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। वहीं पे इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसकी 109th रैंक है, ये भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है, और अफगानिस्तान विद 116th रैंक, वेयर एज बांग्लादेश जिसकी 84th रैंक थी, नेपाल 68th रैंक, श्रीलंका 56th रैंक, इनको मॉडरेट कैटेगरी में प्लेस किया गया है। फाइन, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। अब ये होता क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज का ये एक टूल होता है जिसका काम होता है मेजर करना और ट्रैक करना हंगर लेवल्स को विद अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स। ठीक है, उस पे बेस्ड यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अब ये रैंकिंग आपके 4 की इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, जिनके शेयर भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि कितना इसका वेटेज होता है, जिसकी वजह से रैंकिंग आपकी बनाई जाती है। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट जो है इसका वेटेज आपका 1/3 है। अंडर नरिशमेंट क्या होता है, इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक जो है वो इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड स्टनिंग, इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी आपकी हाइट जो है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स है बट उनकी हाइट जो है उस कंपैरिजन में सही नहीं है। दैट मीन्स अगर 5 साल का बच्चा है तो इसकी हाइट 109.2 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो वही दर्शाता है आपका चाइल्ड स्टनिंग टू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, और इसका वेटेज कितना है, 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड फास्टिंग। चाइल्ड फास्टिंग में आपका क्या है कि जो अगर 5 साल का बच्चा है जिसकी हाइट के कंपैरिजन में उसका वेट जो है वो कम है, ये दर्शाता है। ठीक है, और इसका वेटेज भी आपका 1/6 है। देन चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये आपका लास्ट इंडिकेटर है, इट इज अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु पासेस अवे बिफोर टर्निंग 5 विच पार्टली रिफ्लेक्ट्स द फैटल मिक्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड अनसेफ एनवायरमेंट। क्लियर हुआ। नाउ अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करती है, इट इज आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी आपकी जर्मन एजेंसी है विच इज वेल्थ हंगर हिलिफ, WHH इसका आपका एक्रोनियम है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इंडिया की रैंकिंग तो बताती, बट टॉप रैंकिंग में कौन सा कंट्री था। तो एज पर दिस रिपोर्ट जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, बेसिकली इसमें 22 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर आपका लेस देन 5 आया है, तो इनको कोई भी इंडिविजुअल रैंक ग्रांट नहीं की गई है, साइन नहीं की गई है, और इनको कलेक्टिवली 1 to 22 रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है, ऐसा मेंशन किया गया था। अब ये 22 कंट्री कौन सी हैं, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, चिले, चाइना, कोस्टारिका, क्रोशिया, एस्टोनिया, ये सारी आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो 1 to 22 की रैंकिंग में आपकी आई थी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन दैट इनेबल्स डैश पेमेंट्स फ्रॉम
from or to full KYC prepaid payment instrument that is PPI through a third party UPI application। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है नया प्रोविजन किसके लिए? UPI पेमेंट्स के लिए। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रीवियसली जो UPI पेमेंट्स होती थी आपकी फॉर PPIs, it could only be made through the PPI issuer mobile apps। okay, Now next question है, which country has recently in November signed an MOU with India to boost a air defense capability in India? तो इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एडवांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कौन सी कंट्री के साथ हमने जो है अग्रीमेंट साइन किया है? इट इज योर रशिया। ठीक है, रशिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है एंड यहाँ पे इंडिया की जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है एंड रशिया की रोसोबोर्न एक्सपोर्ट जो है, रशिया की मेन वेपन एक्सपोर्ट एजेंसी जो है, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है एंड इंडिया की तरफ से जो CMD है आपके BDL के, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के A माधव राव, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है एंड दूसरी तरफ से कोवालेंको जर्मन जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है आपके नेवल डिपार्टमेंट के, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था 5th इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन सब ग्रुप मीटिंग जो आपकी गोवा में हुई थी। ओके, नाउ यहाँ पे बात हो रही है एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की। तो अग्रीमेंट जो है बेसिकली किसके ऊपर साइन हुआ है? पेंसर के ऊपर। ठीक है, जो एक रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल सिस्टम है SPAAGM, जिसे डिजाइन किया गया है फॉर अ पॉइंट डिफेंस। अगर इसकी बात करें, इसका जो S1 वर्जन आपका है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो रेंज है, अगर मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1200 से लेके 20,000 मीटर्स तक की। ठीक है, 1200 से 20,000 मीटर की इसकी मिसाइल की रेंज है। वेरएस अगर गन की बात करें हम, गन सिस्टम की रेंज है 200 से 4,000 मीटर की इसकी रेंज है। वेरएस एल्टीट्यूड रेंज की बात करें मिसाइल की तो ये 15 से 15,000 मीटर्स तक की है। वेरएस गन वाली रेंज आपकी है 0 से 3,000 मीटर की। वेरएस ये एक साथ 4 टारगेट्स को जो है हैंडल कर सकती है एंड इसकी स्पीड की अगर बात करें हम, एंगेज ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ अप टू 1000 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो है मेंशन की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द 2024 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप हेल्ड इन भूटान? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने अंडर 17 की जो आपकी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप थी वो जीती है? इट इज इंडिया। इंडिया ने इसे जीता है और इंडिया ने डिफीट किसे किया है? इंडिया ने डिफीट किया है आपके बांग्लादेश को। क्लियर है? नाउ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है? मोहम्मद अरबश फ्रॉम इंडिया एंड गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है एहिबम सूरज सिंह। कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था जो 20th से 30th सितंबर को आपका हुआ था। 60 टीमों ने इसमें 60 टीम जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया था इन दी मेंस SAAF अंडर 17 चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for the Rayagada railway revision building under the East Coast Railway ओडिशा वैल्यूड एट रुपीज डैश। तो रिसेंटली PM मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रेयागड़ा रेलवे डिवीजन बिल्डिंग का अंडर ईस्ट कोस्ट रेलवे जो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर 107 करोड़। ठीक है, रुपीज 107 करोड़ का ही आपका प्रोजेक्ट है। इसी के साथ PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था एक और प्रोजेक्ट, दिस इज योर चरलपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन इन अ मेडचाल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना और इसका टोटल कॉस्ट आपका है 413 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसके अलावा PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन जिसकी टोटल लेंथ आपकी है 742.1 किलोमीटर की और इसमें आपके 4 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे पठानकोट जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन 423 रूट है, ये 423 किलोमीटर्स का रूट है। देन भोगपुर सिरवाल पठानकोट सेक्शन, ये आपका 87.21 किलोमीटर का रूट है। बटाला टू एक्सक्लूडिंग पठानकोट सेक्शन 68.17 किलोमीटर्स का ये रूट है। देन पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज सेक्शन 163.72 किलोमीटर्स का ये रूट है। ये सब इसमें इस प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड है जम्मू रेलवे डिवीजन वाले में।
ओके। अब बात करें यहाँ पे जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना है आपका 38 टनल्स का, जिसकी लेंथ आपकी 119 किलोमीटर्स रहेगी, और इसमें इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है वो भी आपके रहेंगे, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसका नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-2024 ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है इस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो स्कूल एनरोलमेंट आपकी हुई है, बेसिकली स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है स्कूल्स में, ये देखा गया है 2022-23 से अगर हम करें 2023-24 को कंपेयर, तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कमी देखने को मिली है, यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 25.17 करोड़ का, ये आपका था 2022-23 में, अब ये कितना हो गया है, इट इज 24.8 करोड़। तो एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स की इंडिया के स्कूल्स में ये कम हो गई है। दूसरा पॉइंट आपका बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो एनरोल किए हैं स्कूल्स में, ये भी आपके कम हुए हैं, ठीक है, कितना कम हुआ है, ये 12.87 करोड़ हो गया है 2023-24 में, जो पहले 13.53 करोड़ हुआ करता था, तो 4.87% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स कितनी एनरोल हुई हैं, ये भी मतलब गर्ल्स का एनरोलमेंट भी यहाँ पे कम हुआ है, 4.48% से ये कम हुआ है, एंड 2023-24 में ये आपका 11.93 करोड़ रह गया है, पहले ये 12.49 करोड़ था 2018-19 में। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर असम, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, असम विटनेस द हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट, सबसे ज्यादा जो ड्रॉप देखा गया है, सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट कम हमने देखी है वो असम में देखी है, विच इज ओवर 2.49 करोड़ स्टूडेंट 2018-19 से ये कंपेयर किया जा रहा है 2023-24 के डेटा को, एंड ये भी कितना हो गया 2.13 आपका यहाँ पे करोड़ स्टूडेंट जो हैं ये इन्होंने एनरोल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद अ जीरो एनरोलमेंट, जहाँ पे एक भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल ऐसा आपका जो है मतलब ऐसा राज्य है जिसमें हमने देखा है कि बिल्कुल जीरो एनरोलमेंट यहाँ पे हुआ है आपका, मतलब ज़्यादातर स्कूल्स में जीरो एनरोलमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय राजस्थान एंड तेलंगाना। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो है आपका इनकरेक्ट है, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे ज़्यादा जो हमने हाईएस्ट ड्रॉप देखा है एनरोलमेंट में, कि एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हुए हैं, तो बिहार में हुए हैं, बिहार इज़ दी राइट आंसर। एंड बिहार के बाद कौन सा स्टेट आता है जिसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट कम हुई है, तो इट इज़ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये आपके टॉप 3 स्टेट्स हैं। बिहार फर्स्ट, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है एनरोलमेंट में उसकी बात की जा रही है, तो पहला बिहार हो गया, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और की पॉइंट्स की, जैसे एनरोलमेंट इन अ सिंगल टीचर स्कूल, ये भी आपको जो है कम देखने को मिला है, ये भी डिक्रीज हुआ है, कितना हो गया है ये 39.94 लाख हो गया है, अर्लियर इट वाज 47.43 लाख। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिंगल टीचर स्कूल इन अ कंट्री हैज डिक्रीज्ड बाय 7,219, जो आपका 1,18,190 हुआ करता था, अभी वो रह गया है 1,10,971, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद अ सिंगल टीचर, ये आपका है मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। माइनॉरिटीज जो आपके जहाँ पे एनरोलमेंट हमें देखने को मिला है, माइनॉरिटीज अकाउंटेड फॉर अराउंड 20% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट इन 2023-2024, सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हमें देखने को मिली है 79.6% की मुस्लिम्स माइनॉरिटी से, फॉलोड बाय योर क्रिश्चियनिटी 10%, 6.9%, बुद्धिस्ट 2.2% एंड जैन्स आपके हैं 1.3%, और पारसीज हैं 0.1%। Now next आपका क्वेश्चन है, द RBI has formed a 5-member standing external advisory committee to evaluate the application for universal banks and small finance banks. The committee is chaired by dash. तो recently RBI ने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, SEAC कमेटी या स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जो इवेल्युएट करेगी यूनिवर्सल बैंक एप्लीकेशंस, यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है।
तो इस कमेटी के आपके हेड कौन है? 5 मेंबर कमेटी है और इसके हेड आपके हैं MK जैन या महेश कुमार जैन, जो आपके फॉर्मर RBI के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे चेयर बनाया गया है। और ये जो कमेटी है ये सबसे पहले आपकी बनाई गई थी 2021 में, मतलब 2021 में इसे फॉर्म किया गया था और पहली बार इसे 2021 में फॉर्म किया गया था और 3 साल का इसका जो है आपका टेन्योर रहता है। ठीक है, और इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे? इनका नाम है श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, ये पहले चेयरपर्सन बने थे इस कमेटी के, 2021 में फॉर्म की गई थी 3 साल के लिए। अब इसे दोबारा फॉर्म किया गया है और अभी इसके चेयर कौन है? महेश कुमार जैन। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, श्यामला गोपीनाथ जो हैं ये भी आपके फॉर्मर RBI के डेप्यूटी गवर्नर थे। ठीक है, नाउ अदर मेंबर कौन से हैं इस कमेटी के? तो पहले आपके आते हैं रेवती अय्यर, जो डायरेक्टर हैं आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के। देन नेक्स्ट है परवाती V सुंदरम, जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं आपके RBI के। हेमंत G कॉन्ट्रैक्टर, फॉर्मर MD ऑफ SBI एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ PFRDA रहे हैं। ठीक है, NS खन्ना, जो आपके फॉर्मर MD एंड CEO रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, ये कमेटी का काम क्या है? ये कमेटी आपकी जो है इवैल्यूएट करेगी एप्लीकेशंस को यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, बट आपको एक चीज नोट करना है, ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपके बेसिकली जिन्होंने दोबारा से अप्लाई किया है, ठीक है, किसके लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए, उनका जो है एप्लीकेशन रिव्यू नहीं किया जाएगा इस कमेटी द्वारा, क्योंकि जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का इन्हें लाइसेंस दिया होगा तो इनका एप्लीकेशन रिव्यू किया गया होगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेंट्स जो अंडर रिव्यू यहाँ पे रखे गए हैं फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, इट इज अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दूसरा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए फिनो पेमेंट बैंक एंड VFS कैपिटल लिमिटेड, ये आपके ऐसे आपके जो है कंपनी है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको जो है अंडर रिव्यू रखा गया है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए कौन से अंडर रिव्यू रखे गए हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन से बैंक्स आपके जो हैं अंडर रिव्यू रखे गए हैं। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से कन्वर्ट होने के लिए यूनिवर्सल बैंक में। पहले बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो कोई भी NBFC, लोकल एरिया बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच इज ओन्ड बाय रेजिडेंट्स, ये एलिजिबल है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए, ये अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पेड अप कैपिटल है आपकी वो मिनिमम 200 करोड़ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनका आपका एटलीस्ट 10 ईयर्स का सक्सेसफुल आपका जो है ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रमोटर है दे मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बैंकिंग सेक्टर में इनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इनटू यूनिवर्सल बैंक। पहला क्या है कि जो आपकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो आपके 1000 करोड़ होनी चाहिए एज पर दी ऑडिटेड फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। नेक्स्ट है जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल स्टेटस एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर्स में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इनका जो है अच्छा काम आपका रहना चाहिए लास्ट 10 ईयर्स में, और इसमें मांगा है 5 साल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये इसका जो आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो रिक्वायरमेंट है, ये आपके कितनी होनी चाहिए? 15% फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है ये आपका लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 3%, और जो नेट NPA है ये आपका होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू योर 1%। ठीक है, फॉर द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो बैंक है आपका, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको लाइसेंस चाहिए आपका यूनिवर्सल बैंक का, that bank shares should be listed on a recognized stock exchange। जो recognized stock exchange है उसमें यहाँ पे इनके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है
Who received the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism 2025 for their impactful coverage of a donkey route? तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 का? तो आंसर है इज मृदुलिका झा, जो आपके आज तक से बिलोंग करती हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो आपका रामनाथ गोयनका अवार्ड था, इट वाज द 19th अवार्ड या 19th एडिशन ये था, ठीक है। एंड इसे प्रेजेंट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था, जो एज अ चीफ गेस्ट इस इवेंट में आई थी। नाउ अब ये अवार्ड जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा। एंड ये आपका जो मतलब यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है, इसमें 1 लाख का कैश प्राइज होता है और एक ट्रॉफी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो ट्रॉफी यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। फाइन, नाउ बाकी विनर्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हिंदी, प्रिंट और डिजिटल में मृदुलिका झा जो है, इनको विनर घोषित किया गया था। देन रीजनल लैंग्वेज प्रिंट डिजिटल में जीशा एलिजाबेथ, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक में शिबू कुमार त्रिपाठी फ्रॉम इंडिया टुडे, अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल सत्य सुंदर बारिक फ्रॉम द हिंदू, बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म इसमें दिवेश मिश्रा जो है फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में मैत्री पोरेचा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में शाहब अली एंड अमरनाथ कश्यप फ्रॉम हिंदुस्तान, एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में निहल आप कोशी, महेंद्र सिंह मनराल एंड मिहिर वसावदा जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। ऐसे ही यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जो है, पूरी लिस्ट जो है वो आपको ऐड की है, आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, इसे पूरा कवर कर लीजिएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 37th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स रिलीज बाय द चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZEN पार्टनर्स, व्हाट इज द ओवरऑल रैंक ऑफ अ गिफ्ट सिटी गुजरात इन द GFCI इंडेक्स? तो 37th एडिशन जो आपका रिलीज किया गया है, इसमें गिफ्ट सिटी की जो आपका रैंक है, इट स्टैंड्स फॉर द 46th, ठीक है। ओवरऑल जो रैंक है इसकी वो है 46। वहीं पे टॉप किसने किया है? न्यूयॉर्क ने विद अ स्कोर ऑफ 769। इट इज फॉलोड बाय लंदन सेकेंड नंबर पे 762 रैंक के स्कोर के साथ, फॉलोड बाय योर हांगकांग विद 760 स्कोर। क्लियर है? नाउ गिफ्ट सिटी ने 46 रैंक हासिल की है और रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी जो है उस पे इसने टॉप किया है। वहीं पे जो फिनटेक रैंकिंग है उसमें इंप्रूव किया है 45th रैंक से, अभी ये 40th रैंक पे पहुंच गए हैं। वहीं पे हम दूसरी इंडिया की सिटी की बात करें, मुंबई की, तो इसका रैंक था आपका 52, न्यू दिल्ली का था 60। क्लियर है? नाउ एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसमें 6 सेंटर्स आपके टॉप 20 में भी आए हैं, जैसे चाइना का होंगसू, इंडिया का न्यू दिल्ली, कुआलालंपुर, मलेशिया का हो ची मिन सिटी फ्रॉम वियतनाम, फिलीपींस फ्रॉम मनीला फ्रॉम फिलीपींस, एंड गिफ्ट सिटी आपकी अगेन इंडिया से। तो ये टॉप 20 में आपके 6 एशिया पैसिफिक के सेंटर्स थे। फाइन, इसके अलावा जो GFCI है, इसने डेटा कहाँ से इकट्ठा किया है जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है? तो 140 इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स पे ये आपका इंडेक्स बेस्ड है, जिसमें से आपके कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लिया गया है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, OECD हो गया और यूनाइटेड नेशंस से। क्लियर है? नेक्स्ट इज who secured the top position in a Forbes annual list of highest paid actors of 2024 with an estimated income of $88 million US। तो रिसेंटली फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2024 की। तो 2024 में आपके सबसे ज़्यादा जो आपके पेड एक्टर थे वो कौन थे? इनका नाम है ड्वाइन डॉगलस जॉनसन, जिन्हें हम रॉक के नाम से भी जानते हैं, और ये लगातार आपके 5th टाइम मतलब टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं। ग्लोबली ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, ठीक है, और ये लिस्ट में 5वीं बार इन्होंने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे आते हैं आपके रियन रेनॉल्ड्स, जिनका आपका नेटवर्थ है $85 million US का। देन केल्विन हार्ट, जेरी सेनफेल्ड, ह्यूग माइकल जैकमैन, ये आपके टॉप 5 पर्सन्स थे जो हाईएस्ट पेड एक्टर रहे आपके 2024 के। नाउ बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर कौन है? इनका नाम है रेंडॉल लेन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है USA में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1917 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 अक्टूबर को, जिसका 2024 का आपका थीम था सेफगार्डिंग स्नो लेपर्ड हैबिट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें आपके स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी चाइना की है, ठीक है, चाइना में, देन फॉलोड बाय मंगोलिया एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। अभी जो आपका स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो आपका हुआ है इंडिया का, जो ये प्रोग्राम था बेसिकली, इस प्रोग्राम में बताया गया था कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की इंडिया में 718 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका जो पॉपुलेशन है या हाईएस्ट डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड की, वो वर्ल्ड में कहाँ पाई जाती है? इंडिया के हेमिस नेशनल पार्क में, जो लेह लद्दाख में लोकेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द पीएम मोदी हाईलाइटेड द पिवोटल रोल ऑफ ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन रेवोल्यूशनाइजिंग द डिजिटल कॉमर्स। नाउ क्वेश्चन हियर इज ONDC आपका लॉन्च कब हुआ था, कौन से ईयर में इसे लॉन्च किया गया था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2022 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, 2022 में इसे लॉन्च किया गया था एज अ नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं वो कौन से थे? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जगसीशा एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के सुरेश सेठी। ओके, नाउ ONDC के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है टी कोशी। करेंटली MD एंड CEO ONDC के आपके हैं टी कोशी। ओके, नाउ फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है ये आपके ONDC के इन्वेस्टेड है या इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे BSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, NSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, नाबार्ड हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, देन आपका CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज, यूको बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, NSDL, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक, SIDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनेडा फेडरल यूनियन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, IDBI, इंडियन ओवरसीज, ये सारे इसके जो है आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। ओके, यहाँ पे आप जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं। ओके, now next is Indian Navy has recently launched its 4th nuclear powered ballistic missile submarine under the code name S4 from Dash। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है S4 को इसे लॉन्च किया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इसको हम SSBN के नाम से जानते हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। SSBN का फुल फॉर्म ये है। अब S4 SSBN जो है इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल आपकी यूज़ की गई है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मिसाइल्स यूज़ की गई हैं, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जिसका रेंज आपका 3500 किलोमीटर्स का होता है। अभी क्या कोई आपकी SSBN जो है वो ऑपरेट हो रही है? दो, इस यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ, 2 अभी ऑपरेट हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है INS अरिहंत, ठीक है, जिसे हम S2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे कमीशन किया गया था 2016 में, और ये अभी एक्टिव है। इसी के साथ INS अरिहंत जो है ये भी आपकी एक्टिव है, जिसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में आपका 29 अगस्त 2024 को। फाइन, देन नेक्स्ट है आपके S4 INS अरिंदम जो है, ये इसका अभी ट्रायल चल रहा है, सी ट्रायल, और ये आपकी नेक्स्ट ईयर फरवरी में जो है आपकी कमीशन की जाएगी इंडियन नेवी में। एंड S4 जो है ये भी आपकी नेक्स्ट ईयर जो है आपकी जो है कमीशन की जाएगी, ऐसा अभी बोला जा रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन पार्टनरशिप विद द लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज़ इनॉग्रेटेड इन दी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है। और इसका मेन एम है कि जो साइबर इंसिडेंट है उनको इन्वेस्टिगेट करने में पूर्ति हो, या बेसिकली उसको जो स्पीड है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, इस वजह से इस सेंटर को लॉन्च किया गया है। अब इस काम में
फुर्ती लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फाइन। इसके अलावा आपके 50 ग्लोबल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी टूल्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है, जो ये सेंटर है ये प्रोवाइड करेगा मल्टीपल चैनल्स कंप्लेंट्स के लिए, जैसे हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड जो सेंटर है ये सपोर्ट करेगा 50 डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशंस को अक्रॉस द महाराष्ट्र। Now next question है, name the company that has recently in November signed an agreement with Kazakhstan-based UST Kamenogorsk titanium and magnesium plant, that is plant JSC UK TMP for the production of titanium slag in Odisha। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने कजाकिस्तान की कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है? तो इट इज योर IREL इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IREL लिमिटेड ने यह अग्रीमेंट साइन किया है कजाकिस्तान बेस्ड कंपनी के साथ, ताकि प्रोडक्शन कर सके टाइटेनियम स्लैग का। कहाँ पे? उड़ीसा में। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके इंडिया की तरफ से दीपेंद्र सिंह जो CMD है आपके IREL लिमिटेड के, ये सिग्नेटरी थे। और आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से असम मामूतोवा जो प्रेसिडेंट है आपके UK TMP JSC के, इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। नाउ IREL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? बेसिकली जो आपकी नॉलेज है उसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे जो डिसाइड करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप ज़्यादा हकदार हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो ये होती है एम्प्लॉयबिलिटी। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद 84% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, जो 12वां एडिशन था, इसका पूरा नाम क्या है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 54.81% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय 2025। तो ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही यहाँ पे अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII इन कोलैबोरेशन विद द VBOX एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के प्रिपरेशन से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। फाइन। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी। जैसे अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी बाय स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज है एम्प्लॉयबिलिटी की, ये शो की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो टॉप नंबर पे महाराष्ट्र जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट एम्प्लॉयबिलिटी, फॉलोड बाय दिल्ली 78%, कर्नाटका 75% एंड आंध्र प्रदेश 72%। वहीं पे केरला और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट थे जिन्होंने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल्स at 71% and 70% respectively, which is followed by Tamil Nadu 64.06% and Gujarat by the 62%. ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी बाय सिटी। तो इसमें टॉप किया है पुणे ने विद 78.32% एम्प्लॉयबिलिटी। इट इज फॉलोड बाय बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड त्रिशूर। देन हैदराबाद, गुंतर और लखनऊ जैसी जो सिटीज हैं आपकी, इन्होंने शोकेस किया है इमर्जिंग टैलेंट सेंटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बाय एज ग्रुप। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पहला एज ग्रुप क्या है आपका? 18 से 21 का। इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाया है उत्तर प्रदेश ने, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। वहीं पे अगर 22 से 25 का एज ग्रुप देखें हम, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाय केरला 87.47% एंड पंजाब विद 87.5%। देन नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात ने लीड किया है 26 से 29 का एज ग्रुप जो है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ अगर हम बात करें जेंडर की टर्म में, तो जेंडर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेल एम्प्लॉयबिलिटी आपकी ज़्यादा है। ठीक है, 53.47% है। अगर हम इसे कंपेयर करें फीमेल से, तो फीमेल की कितनी है? 46.53%। ठीक है, और टॉप स्टेट्स जहाँ पे मेल एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसमें आपका पहला नंबर आ जाता है
आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। तो ये टॉप स्टेट्स हैं आपके। वहीं पे अगर हम फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, देन फॉलोड बाय गुजरात एंड केरला। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड अ न्यू वर्जन ऑफ अ सरत विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सरत को यहाँ पे इसका जो है न्यू वर्जन या इम्प्रूव वर्जन आप कह सकते हो कि इसे लॉन्च किया गया है फॉर सी रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज अनवील्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इनके द्वारा ये आपका न्यू वर्जन जो है वो यहाँ पे अनवील किया गया था। और इसे डेवलप किसने किया है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है सरत को, और 2016 में इसको जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये नोट कर लीजिए, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल जो है इसका फुल फॉर्म है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, ये हमें सपोर्ट करेगा, ये हमें असिस्ट करेगा सर्च करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जैसे कोई पर्सन मिसिंग है या कोई वेसल मिसिंग है तो उसको ढूंढने में ये हमारी मदद करेगा। ठीक है, अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ लेना चाहते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल जो इसका है सरत पोर्टल, वहाँ पे जाके आप जो है यहाँ पे इसे की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शेप और बॉयंसी पे बेस जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो 60 डिफरेंट काइंड ऑफ मिसिंग ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो मतलब ये 60 ऑब्जेक्ट्स में से आपको जो भी चीज़ मिसिंग है उसके बारे में आप यहाँ पे बेसिकली आपको असिस्ट करेगा उनके बारे में। ठीक है, 60 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी या आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप सेलेक्ट करोगे और उसके बारे में फिर आपका फर्दर ये आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज Mintyok Innovation Private Limited made its first acquisition in a central bank digital currency that is CBDC sector by acquiring which company? तो इन्होंने recently acquire किया है DigitalEdge को। ठीक है, किसे acquire किया है, DigitalEdge को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Mintyok Innovation जो है it is backed by PayPal and HDFC Bank। फाइन, DigitalEdge की बात करें तो इसके फाउंडर हैं चांदनी महेश एंड महेश गोविंद, ये इसके फाउंडर्स हैं एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन दिसंबर हैज अबॉलिश्ड द नो डिटेंशन पॉलिसीज फॉर क्लासेस 5 एंड डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है जो इनकी पॉलिसी थी कि बच्चों को फेल नहीं करना है, वो पॉलिसी इन्होंने जो है अब खत्म कर दी है फॉर द क्लासेस 5 एंड क्लासेस 8। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली यहाँ पे जो आपका एक्ट था उसको रिवाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में, और इसे रिवाइज किया है RTE एक्ट 2019 के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही आपको नोट करना है यहाँ पे जो चेंजेस लाए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं इस पॉलिसी में, इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय कुमार जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है। अब क्वेश्चन एक बन सकता है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी आपकी थी, जो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दी सेक्शन 16 ऑफ RTE एक्ट 2009, जिसका मेन एम क्या था कि बच्चे जो है बिना डर के पढ़े, बिना फेल होने के डर से वो पढ़े। बट अभी इसको खत्म किया गया है और बोला गया है ये आपका एप्लीकेबल होगा, ये जो डिसीजन लिया गया है नो रिटेंशन रूल का, ये आपका एप्लीकेबल होगा ओवर 3000 सेंट्रल स्कूल, जिसमें आपके केवीज होंगे, नवोदय विद्यालय होंगे, सैनिक स्कूल्स होंगे। ठीक है, ये सारे इसके अंडर आएंगे और इनमें चेंजेस किए जाएंगे। फाइन, नाउ अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपके जो स्टूडेंट फेल होंगे, जैसे क्लास 5 में, जैसे कोई बच्चा है, लेट्स एग्जांपल कोई बच्चा है आपका क्लास 5 का और उसके कम मार्क्स आए हैं, मतलब उसके जो मार्क्स चाहिए होते हैं उतना वो मार्क्स नहीं ला पाया है एंड उस वजह से वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे स्कूल क्या करेगा, स्कूल एक रीटेक एग्जाम लेगा उसका विदिन 2 मंथ्स। ठीक है, उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें भी अगर वो फेल हो जाता है, इन दैट केस उसको जो है फेल करार दे दिया जाएगा और उसको प्रीवियस क्लास में ही रखा जाएगा। ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो बच्चे स्कूल जो है, स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या होगी कि वो उसको मॉनिटर करे उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है, उसे अच्छे से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा स्कूल। फाइन,
नेक्स्ट है जो स्टूडेंट है उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये चीज़ याद रखनी है। जो स्टूडेंट है उनको बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास 8 उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया है नो डिटेंशन पॉलिसी को, एंड हरियाणा और पुडुचेरी ऐसी आपकी जो है दो आपके एक स्टेट और एक आपका यूटी हो गया जिसने अभी तक कोई डिसीजन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च अ ई-माइग्रेट वर्जन 2 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर अ सेफर ग्लोबल मोबिलिटी। तो इनमें से कौन से आपके यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो किस चीज़ के लिए? सेफर ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। तो अब यहाँ पे जो है बात आ रही है ई माइग्रेट की, तो इससे याद रख लो कि यहाँ पे एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और जो ये पोर्टल है ई माइग्रेट पोर्टल, इसको डेवलप किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2014 में इसको जो है डेवलप किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो पोर्टल है इसका मेन एम है इंश्योर करना सेफ और मोर रेगुलेटेड ओवरसीज ट्रैवल ऑफ इंडियन वर्कर्स, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स जानेंगे, जैसे 24/7 ये अवेलेबल होगा। मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन यहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड की गई है, उपलब्ध कराई गई है। साथ में डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, फाइन। एंड एक और चीज़, इनकी पार्टनरशिप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए? ये आपको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विद अ नो ट्रांजेक्शन फीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फर्म हैज पार्टनर्ड विद जॉन क्रॉकररिल, जो बेल्जियम बेस्ड फर्म है, टू प्रोड्यूस टरेट्स फॉर द जोरावर लाइट टैंक। टरेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये चीज़ जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपकी टरेट कहलाती है। और इसे आपका लगाने के लिए ऑन द जोरावर टैंक बेल्जियम की जो ये फर्म है जॉन क्रॉकररिल, इसका टाई अप हुआ है इंडिया की इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ ही इंडिया बेल्जियम का जो डिफेंस टाइज है वो भी स्ट्रेंथन होगा, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे जॉइंट वेंचर आपका होगा जो ऑपरेट करेगा 60-40 के रेशियो में। 60 रेशियो रहेगा आपका बेल्जियम की कंपनी का और 40 रहेगा इंडिया की कंपनी का, ठीक है। नाउ जोरावर टैंक जो है ये जॉइंटली डेवलप किए गए थे बाय दी DRDO एंड लार्सन एंड टर्बो, और ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ कि एक और आपका यहाँ पे टाई अप हुआ है जिसमें जो बेल्जियम की कंपनी है थेल्स बेल्जियम, इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ, सो दैट दे कैन इंटीग्रेट 70 mm रॉकेट सिस्टम ऑनटू दी मिलिट्री व्हीकल्स, ठीक है। तो मिलिट्री व्हीकल्स पे इंटीग्रेट करने के लिए, मिलिट्री व्हीकल्स पे ये ऐड करने के लिए बेल्जियम फर्म जो है आर्मर्ड व्हीकल निगम के साथ कोलैबोरेट कर रही है। ऐसे ही जो टरेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे जोरावर टैंक्स में जॉन क्रॉकररिल जो है इन्होंने इलेक्ट्रो न्यूमैटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2024, जो किसने रिलीज की है? फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नाउ आंसर यहाँ पे आपका है, इस लिस्ट को जो है टॉप किया है इलॉन मस्क ने, जो आपके CEO हैं टेस्ला, या फिर आप बोल सकते हैं ही इज अ CEO ऑफ स्पेसएक्स, ठीक है। टेस्ला और स्पेसएक्स के ये CEO हैं। सेकेंड नंबर पे आपके थे जेनसेन हुआंग, जो CEO एंड फाउंडर हैं आपके निवेडिया के। सत्या नडेला थर्ड नंबर पे थे, CEO एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वॉरेन बफेट जो आपके चेयरमैन एंड CEO हैं बिगशेयर हैथवे के। एंड फिफ्थ नंबर पे थे जेमी डिमॉन, जो CEO एंड चेयरमैन है JP मॉर्गन के। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 6 नंबर पे कौन था? टिम कुक, जो आपके एप्पल के CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग 7th नंबर पे CEO ऑफ मेटा। ओपन AI के CEO सैम एल्टमैन एट दी 8th पोजीशन। 9th पोजीशन पे आपके हैं मैरी बेरा, जो CEO एंड चेयरमैन है जनरल मोटर्स के, एंड ये इकलौती फीमेल है जो टॉप 10 में जिनको फीचर किया गया है, ठीक है। 10th नंबर पे इंडियन ओरिजिन के आपके सुंदर पिचाई हैं, हु इज अ CEO ऑफ अल्फाबेट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस लिस्ट में 18 फीमेल CEOs एंड बिजनेस लीडर्स शामिल हुए थे, जिसमें से जूली स्वीट जो चेयर एंड CEO है एसेंचर की, एंड एमा वेल्मसेली जो CEO है UK बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज गैलेक्सो स्मिथ के लाइन, इसकी ये आपकी CEO है।
इनकी पोजीशन थी आपकी 25th, वेयर एज जूली स्वीट की पोजीशन थी आपकी 23rd इस लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन बिजनेस लीडर्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए थे। टोटल 6 यहाँ पे आपके इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो इस लिस्ट में फीचर किए गए हैं। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण जो 52nd पोजीशन पे थे, हु इज अ सीईओ ऑफ एडोब। देन नोएल मोहन जो आपके सीईओ हैं यूट्यूब के। विनोद खोसला वेंचर कैपिटलिस्ट जिनकी 74th रैंक थी। देन तेरंग एमिन जो सीईओ है आपके मेकअप ब्रांड आईज लिप्स फेस के, ठीक है, जिनकी रैंक आपकी थी 94th। और 11th नंबर पे आपके हैं मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ठीक है। ये 6 पर्सन इंडियन ओरिजिन के इस लिस्ट में शामिल हुए थे। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसके करंट सीईओ कौन है? अनास्टेसिया नेरकोवोस काया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यूयॉर्क सिटी में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1929। यहाँ पे आप जो है लिस्ट देख सकते हो टॉप 15 मेंबर्स की। टॉप 15 जो यहाँ पे लोग शामिल हुए थे, जैसे फर्स्ट नंबर पे इलॉन मस्क, जेनसन हुआंग, सत्य नडेला, वॉरेन बफेट, जेमे डिमॉन, इनके हमने अभी जो है नाम पढ़े थे। देन 11th नंबर पे है जेफ बेजोस जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके किसके? अमेजॉन के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मुकेश अंबानी जी, इनका पता है हमें रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। देन ब्रियान मोइनिहान जो आपके सीईओ हैं बैंक ऑफ अमेरिका के, ठीक है। 14 नंबर पे आपके हैं रेन जैंगफी जो आपके फाउंडर हैं शेंगजियान हुआई के, ठीक है। शेंगजियान हुआई कंपनी के आपके फाउंडर हैं। नेक्स्ट आ जाता है 15 नंबर पे है सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप जिनका नाम है जेने फ्रेसर। क्लियर है? Now next is which company has launched the fraud protection plan Shield to safeguard users from fraudulent UPI transaction। तो इनमें से कौन सा आपका कंपनी है जिसके द्वारा इस शील्ड सेफगार्ड बेसिकली जो ये शील्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान है उसको लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत पे ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? भारत पे द्वारा इस शील्ड को लॉन्च किया गया है जो इनिशियली 30 डेज तक जो है आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा फ्रॉड प्रोटेक्शन की। एंड इसके बाद आपको पर मंथ का चार्ज रखा जा रहा है ₹19 रुपीज का, ठीक है। अब ये कवर क्या करेगा, कैसे रिस्क ये कवर करेगा? जैसे कंप्यूटर फ्रॉड के हो गए, फिशिंग अटैक्स, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, इनको ये कवर करेगा ये प्लान। एंड ये हमें प्री रिपोर्टिंग पीरियड जो है ये ऑफर कर रहा है जिसमें यूजर फाइल कर सकते हैं क्लेम, जो भी इनका लॉस हुआ है उसका क्लेम ये फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इनक्योर्ड अप टू 10 डेज बिफोर रिपोर्टिंग। साथ में ही ये हमें चैटबॉट, टोल फ्री हेल्पलाइंस जो है वो भी ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए और क्लेम को रेज करने के लिए। फाइन। नाउ भारत पे की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। करंट सीईओ इसके हैं नरेन नेगी और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है which among the following project won the award of excellence in 2024 UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑनर होता है यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड का। बेसिकली जो आपके यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड है इसे हम हेरिटेज अवार्ड के नाम से भी जानते हैं और हाईएस्ट ऑनर दिया गया है जापान के इनारी यू बाथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस साल टोटल 8 प्रोजेक्ट्स को इन अवार्ड्स के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है 5 डिफरेंट कंट्रीज से एशिया पैसिफिक रीजन की, जिसमें से इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, देन थाईलैंड का 1 है, चाइना के 3, न्यूजीलैंड का 1 और जापान का 1, ठीक है। अदर कैटेगरीज की अगर बात करें तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन में इंडिया का एक प्रोजेक्ट शामिल है विच इज अभात सायेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु का प्रोजेक्ट है आपका। एंड नेक्स्ट आपका है गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अवार्ड फॉर न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट। इसमें थाईलैंड का जो आपका प्रोजेक्ट है रविंद्रोन बिल्डिंग, उसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देन अदर कैटेगरी आपकी है अवार्ड ऑफ मेरिट, इसमें इंडिया का BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है। देन चाइना का आपका बुनियान हॉल टी हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देन अगेन चाइना का आपका हेलो
पीवीलॉन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है इसमें, और न्यूजीलैंड का ऑब्जर्वेटरी टावर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशल रिकॉग्निशन। इसमें दोनों ही प्रोजेक्ट आपके जो हैं चाइना के हैं, एक तो गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक है, दूसरा है हेलो पेविलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे इस अवार्ड की। जो ये अवार्ड है ये एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है फॉर रिस्टोरिंग और फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आपके बेसिकली हेरिटेज वैल्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर प्लेसेस को या ऐसे बिल्डिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंजर्व करते हो तो उनको, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। और इस प्रोग्राम को, जो ये अवार्ड प्रोग्राम है, इसे सपोर्ट करता है आपका नैक टैंग फॉग चैरिटेबल फाउंडेशन सिंस 2021। ओके, इसके अलावा नोट करना है 2020 में इसमें कैटेगरी ऐड की गई थी, अवार्ड ऑफ स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा जिसमें चाइना के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं, इस कैटेगरी को 2020 में ऐड किया गया था। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूनेस्को की। तो इसके डीजी अभी हैं एंड्रयू ऑस्ले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। मेंबर नेशन इसके 194 हैं और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गूगल ईयर इन सर्च 2024 हु वाज द मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। तो एज ऑफ दिसंबर 2024 जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका नाम है आपका हार्दिक पांड्या। ठीक है, जो अगर हम बात करें टॉप 10 की तो उसमें 7th नंबर पे ये आते हैं, एंड 9th नंबर पे शशांक सिंह जो है इंडिया के, इनको सर्च किया गया है। ठीक है, साथ में ही अगर स्पोर्ट्स ट्रेंड्स इन इंडिया की बात करें तो आईपीएल सबसे टॉप पे था, सेकेंड नंबर पे T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड थर्ड पे आपका था 2024 पेरिस ओलंपिक। ओके, इसके अलावा अगर हम टॉप 3 की बात करें तो मोस्ट सर्च स्पोर्ट्स पर्सन इन दी वर्ल्ड आपके रहे हैं इमेन खेलेफ फ्रॉम अल्जीरिया, देन नेक्स्ट आते हैं माइक टाइसन, एंड थर्ड नंबर पे थे लेमी येमेल, जिन्हें 2024 का बैलन डोर अवार्ड दिया गया है अंडर द 21 ईयर कैटेगरी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द $325.10 million लोन टू बूस्ट एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोन अप्रूव किया है यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक। और कितना लोन है? $325.10 million का लोन है। एंड यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है? यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, विच इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपका अमाउंट अप्रूव किया गया है, जिसका मेन एम है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ाई जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगी? उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। ओके, एंड जो ये फंड है आपका, ये फंड दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक की आर्म द्वारा, विच इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विद अ मैच्योरिटी ईयर ऑफ 33.5 ईयर एंड ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पे 6 साल का। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल Zscaler Threat Labs 2024 मोबाइल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड OT थ्रेट्स रिपोर्ट, which country tops the list globally in a mobile malware attacks accounting for 28% of worldwide attacks। तो रिसेंटली Zscaler ने एक रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमने देखा। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स कौन सी कंट्री पे हुए हैं। तो इस कंट्री को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है मोबाइल मैलवेयर अटैक्स जो हैं वो हुए हैं, और लगभग ये आपका 28% है पूरे, अगर हम सब कंट्रीज को मिला दें या ग्लोबली बात करें तो 28% ये इट इज अकाउंटिंग फॉर 28% ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अटैक्स। फाइन। अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका USA, जिसमें 27.3% यहाँ पे अटैक्स देखे गए हैं, एंड थर्ड नंबर पे आपका कनाडा। तो सबसे ज्यादा मोबाइल मैलवेयर अटैक्स इंडिया पे हुए हैं 28%, फॉलोड बाय USA एंड कनाडा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इनका टॉप टारगेट है ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स अटैक्स
experiencing 81% of our overall attacks followed by सिंगापुर, यूके, जर्मनी एंड कनाडा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो सबसे मेन टारगेट आपका यूएस को रखा गया है यहाँ पे। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट अब बात करते हैं की पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इन्होंने बोला है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 111% यहाँ पे मोबाइल स्पाईवेयर जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे 29% इंक्रीज बैंकिंग मैलवेयर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक शार्प राइज हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल मोटिवेटेड साइबर अटैक्स में। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है या फाइनेंशियल साइबर अटैक्स यहाँ पे हमें ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर जो है ये 45% जो है इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा 50% से लगभग 50% यहाँ पे मोबाइल अटैक्स जो हैं ये आपके ट्रोजन्स हैं। ठीक है, ये बोला है ये ट्रोजन है। ट्रोजन क्या होता है? बेसिकली आपका मैलवेयर होता है जो आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को चोरी करता है। ठीक है, उनको स्टील करता है। फाइन, और इसे रिमोटली भी कंट्रोल जो है किया जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन, ये पॉइंट थोड़ा खतरनाक सा है कि 200 से ज़्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं गूगल प्ले पे। अगर आप एप्लीकेशन डालते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके थ्रू भी आपका जो मैलवेयर है वो आपके फ़ोन में एंटर कर सकता है और आपको जो है हार्म पहुँचा सकता है। इसके अलावा देयर वॉज अ 45% राइज इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैलवेयर ट्रांजेक्शन, ये भी देखा गया था यहाँ पे। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जो हमने बात की मैलिशियस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे देखा गया है अनत्सा को। अनत्सा एक आपका एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर है जो यूज करता है पीडीएफ एंड क्यूआर कोड रीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलवेयर्स। ठीक है, अपने मतलब अपने आप को बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हो, या अपने आप का अपना एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करने के लिए या हार्म ज़्यादा करने के लिए ये पीडीएफ और क्यूआर कोड रीडर का यूज़ कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर इसके बारे में देखें तो एनेत्सा जो है या टी-बॉट आप बोल सकते हो, ये इसका नाम है। टी-बॉट या ट्रॉडलर नाम से भी ये इसको जाना जाता है। ये आपका बैंकिंग ट्रोजन है। अगर इसका टाइप पूछा जाए कि ये कौन सा टाइप का मैलवेयर है तो बैंकिंग ट्रोजन है। ट्रोजन अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ अफेक्टेड ये क्या करता है? ये एंड्रॉयड पे बेसिकली आपका टारगेट करता है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टारगेट करता है। एंड अफेक्टेड डिवाइसेस आर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं उसमें ये आपको हार्म करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज एनेत्सा? एनेत्सा एक बैंकिंग ट्रोजन है जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बेसिकली बनाया गया है। ये आपके मोबाइल में एंटर करता है और फुल कंट्रोल ले लेता है आपके डिवाइस का, एंड आपके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन करता है और आपका अकाउंट खाली कर देता है। ठीक है, आपकी जो है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, खास इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड्स होंगे। ठीक है, बैंक आप जैसे ऑनलाइन बैंकिंग करते हो उसके पासवर्ड ये लेके जो है ट्रांजैक्शन कर देगा आपके बिहाफ पे, और आपको यहाँ पे सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो आपके फ़ोन से हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकेम द फोर्थ इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन विद अ स्पेसडेक्स मिशन? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो फोर्थ कंट्री बनी थी जिसने स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया था स्पेसडेक्स मिशन के तहत? तो इट इज डन बाय द इंडिया। ठीक है, किसने किया था? इट इज डन बाय योर इंडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया से पहले रशिया, जो पहले यूएसएसआर था, उस टाइम पे इन्होंने जो है डॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। देन योर यूएसए एंड उसके बाद चाइना। तो ये आपकी फर्स्ट 3 कंट्री हैं जिन्होंने डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की थी, या डॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, नाउ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका है स्पेसडेक्स मिशन जो है ये सक्सेसफुल हुआ है। मतलब आपका 16 जनवरी 2025 को इसका सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हमारा रहा था। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी योर PS बाय यूजिंग दी PSLV-C60 को यूज करके इसे आपका लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है स्वेच्छा सेट V0 एंड व्योम 2U सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन दी इसरोज PSLV-C60।
तो आपका 2 सैटेलाइट यहाँ पे जो है सक्सेसफुली टेस्ट की गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर के महीने में इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था PSLV C60 में 24 पेलोड्स को, ठीक है। इसमें 24 पेलोड्स आपके थे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर। एंड इसमें से 2 एक्सपेरिमेंटल सिस्टम आपके थे। एक तो स्वेच्छा सैट V0 था, V0 अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज डेवलप्ड बाय योर एन स्पेस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसका मेन काम क्या था कि जो आपका अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उन पे ये कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है या कैसे वो वेव्स उस टाइम पे वर्क करती हैं, उनको टेस्ट करने के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपका जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका व्योम 2U जो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है। एंड दिस सैटेलाइट इज ऑफ मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये आपकी बनाई गई है और ये आपकी है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया गया है नॉन टॉक्सिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव कन्वेंशनल केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम। बेसिकली इसमें आपका जो है MS-289 प्रोपेलेंट यूज किया गया है विच इज अ ब्लेंड ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंस्टेड ऑफ योर हाइड्रोजन बेस्ड प्रोपेलेंट्स। तो इसमें आपका इको फ्रेंडली या नॉन टॉक्सिक आपके जो प्रोपेलेंट है वो यूज किए गए थे। उसके टेस्टिंग के लिए इसको जो है आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब जो टेस्टिंग है ये 30 सेकंड की आपकी टेस्टिंग हुई थी जिसमें थ्रेशर फायरिंग आपकी 30 सेकंड की गई थी, फाइन। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर POEM4 प्लेटफॉर्म, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। एन स्पेस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके फाउंडर एंड MD आपके हैं दिव्या राम कुरापति एंड रघुराम कोथामसू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है तेनाली आंध्र प्रदेश में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 14 दिसंबर 2020 को। देन मनस्तु की बात करें, मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो ये आपका it is a space tech startup which is founded by the IIT Bombay and इसके कारण CEO हैं आपके तुषार जाधव एंड आशुतेश कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ अ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स for the government-run higher education institution and central government research and development centers across India. What is the total budget allocated by the Government of India for the implementation of this ONOS scheme, which is your one nation one subscription? Basically ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसके थ्रू एक ही सब्सक्रिप्शन पे जो जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं या फिर आपके रिसर्च पेपर हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जो आपके मतलब ऐसे लोग जो रिसर्च करते हैं उनको अलग अलग साइट पे ना जाके एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये इसका मेन एम है, ठीक है। अब इस स्कीम के लिए 6000 करोड़ का जो है बजट रखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6000 करोड़ का इसका बजट है एंड एलोकेशन इसका किया गया है एंड ये आपकी 3 साल के लिए लाई गई है, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा 2025 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होके ये आपका 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। और जो फर्स्ट फेज है आपका ONOS का, इसका फर्स्ट फेज कोऑर्डिनेट कौन करेगा? आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, INFLIBNET। तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट करेगा इस स्कीम को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर 2024, हाउ मेनी असेसमेंट यूनिट्स इंक्लूडिंग ब्लॉक्स, मंडल्स एंड तालुकास इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज अ सेफ फॉर ग्राउंड वाटर? तो रिसेंटली एक आपकी जो है रिपोर्ट जारी की गई थी, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ अ कंट्री फॉर द ईयर 2024। इसमें से आपका जो है 6000 प्लस जो आपकी टोटल ग्राउंड वाटर मतलब असेसमेंट यूनिट का किया गया था 6000 प्लस थी, जिसमें से आपका 4951 आपकी जो है क्लासिफाई की गई हैं एज अ सेफ, ठीक है। नाउ ये जो असेसमेंट है ये किसने किया था? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये असेसमेंट किया था अलॉन्ग विद द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। नाउ डिटेल में बात करते हैं, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द कंट्री
फॉर द ईयर 2024 की। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इंडिया का वो है आपका 446.90 मिलियन क्यूबिक मीटर का। एंड एज पर दिस रिपोर्ट टोटल जो असेसमेंट किया गया था वो कितने यूनिट्स पे किया गया था, 6746 यूनिट्स पे, जिसमें से आपका 4951 जो है ये डाली गई हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ सेफ, तो सेफ कैटेगरी में इनको रखा गया है। इसके अलावा 711 आपके ऐसे यूनिट्स थी जिन्हें सेमी क्रिटिकल माना गया है, 206 आपकी क्रिटिकल हैं और 751 आपकी जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, नाउ अदर देन दिस 127 असेसमेंट यूनिट जो है इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ सेलाइन। ठीक है, नाउ एज पर दिस रिपोर्ट टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से। एंड सिग्निफिकेंटली जो एक्सट्रैक्शन है ये आपका डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्शन कम हुआ है और जो रिचार्ज है ग्राउंड वाटर ये बढ़ा है, मतलब पानी जो है हमारे धरातल में बढ़ा है। ठीक है, नाउ जो रिचार्ज है आपका फ्रॉम टैंक्स पॉन्ड्स ये भी बढ़ा है, 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर ये आपका बढ़ा है, जो आपका 2017 में इतना था, अभी इंक्रीज होके कितना हुआ है 2024 में 23.4 बिलियन क्यूबिक मीटर ये हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है जो रिपोर्ट है, एज पर दिस रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ असेसमेंट यूनिट जो है अंडर दी सेफ कैटेगरी ये भी इंक्रीज हुई है। 2017 में 62.6% थी, अभी ये आपका 73.4% है एज ऑफ 2024। वेयरएस जो परसेंटेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड असेसमेंट यूनिट है ये भी आपके डिक्रीज हुए हैं, 17.24% पहले थे, अभी ये 11.13% आपके 13% ही आपके हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर द होल कंट्री फॉर द ईयर 2024। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15,259 ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग लोकेशंस जो हैं उन्हें एक्सेस किया गया था। एंड इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है हाई कंसंट्रेशन, मतलब जो हमारी सॉइल है उसमें जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसमें हाई कंसंट्रेशन हमें देखने को मिला है नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड आयरन का। ठीक है, नाउ नियरली 20% सैंपल्स जो आपके थे उसमें से मतलब 20% सैंपल में एक्सीड किया है परमिसिबल लिमिट, मतलब जो आपकी लिमिट होती है कि इतने अमाउंट में नाइट्रेट होना चाहिए वो उससे ज़्यादा आपका था। ठीक है, ये चीज़ देन सबसे ज़्यादा मतलब नाइट्रेट था, फॉलोड बाय योर फ्लोराइड एंड आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट है जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट शोज कि जो कैल्शियम है ये मोस्ट प्रेवलेंट केशन है, फॉलोड बाय योर सोडियम एंड पोटेशियम, बाय जो बाइकार्बोनेट है आपका इट डोमिनेट्स दी एनियन कंटेंट। ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय योर क्लोराइड एंड सल्फेट। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, एज पर दिस रिपोर्ट जो आपके जैसे ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो है वो आपकी ऑब्जर्व की गई थी, और कुछ आपके स्टेट्स थी जहाँ पे ये जो BIS के स्टैंडर्ड हैं वो कंप्लीटली मैच करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर, जहाँ पे स्टैंडर्ड आपके मैच करते हैं। वेयरएज आपके कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा मिला है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पे। फाइन, इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कंटामिनेशन ज़्यादा है, जैसे अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट कंटामिनेशन जो है वो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। वैसे ही फ्लोराइड कंटामिनेशन आपका राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जैसी जगहों पे देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा आर्सेनिक कंटामिनेशन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा मिला है वेस्ट बंगाल के वाटर में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, पंजाब एंड छत्तीसगढ़ में। और यूरेनियम कंटामिनेशन की बात करें तो 42% जो आपके सैंपल्स थे फ्रॉम राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम कंटामिनेशन हमें देखने को मिला है। वहीं पे अगर बात की जाए आपकी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्लासिफिकेशन की, तो एज पर दिस जो ग्राउंड वाटर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जैसे मेघालय आपका हो गया, नागालैंड हो गया, इन स्टेट्स में जो आपका इरिगेशन वाटर है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, मतलब सबसे अच्छा वाटर है फॉर द इरिगेशन पर्पस। वेयरएस इसके अलावा अदर आपके स्टेट्स जैसे अंडमान यूनियन टेरिटरी स्टेट्स जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, केरला, इनमें भी काफ़ी अच्छा आपका पानी है फॉर द इरिगेशन पर्पस। वेयरएस कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो आपका इरिगेशन का पानी है वो
सूटेबल नहीं है आपका इरिगेशन पर्पस के लिए, खेती करने के लिए, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, यहाँ का आपका जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, इवन इट इज़ नॉट गुड फॉर द इरिगेशन पर्पस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ भूनीर पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा भूनीर पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि हम जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज और रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है, उसके विड्रॉल परमिट्स को जो है हम रेगुलेट कर पाएँ, उसे मैनेज कर पाएँ, तो इस चीज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू मैनेज एंड रेगुलेट द ग्राउंड वाटर विड्रॉल परमिट्स, ओके। तो इट इज़ फॉर द ग्राउंड वाटर। एंड जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं CR पाटिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के आपके मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे डिजिटली लॉन्च किया गया था, ठीक है, भूनीर पोर्टल को ड्यूरिंग दी क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ योर इंडिया वाटर वीक, जो आपकी सितंबर में हुई थी, 17 से 20 सितंबर को हुई थी, और इसका थीम था आपका पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। और कहाँ पे ये आपका जो है इंडिया वाटर वीक आपका सेलिब्रेट किया गया था, तो न्यू दिल्ली में इसका फंक्शन आपका हुआ था, ठीक है। नाउ जो भूनीर पोर्टल है इसको डेवलप किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद योर NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नाउ जो भूनीर है ये एक आपका एडवांस वर्जन है ओल्ड NOC टू एब्स्ट्रैक्ट ग्राउंड वाटर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2025 द बुक टाइटल्ड मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप triumph was released to celebrate the golden jubilee of India's maiden victory in the hockey world cup. Who co-authored this book? तो इस बुक के दो ऑथर हैं, एक का नाम है के अरुमुगम एंड दूसरे आपके हैं एरोल डी क्रूज, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर द को-ऑथर ऑफ दिस बुक, ओके। एंड द बुक वॉज पब्लिश्ड बाय हॉकी सिटीजन ग्रुप। किसने पब्लिश की है, हॉकी सिटीजन ग्रुप ने। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू मॉरिशस इन मार्च 2025। तो पहला स्टेटमेंट आपका है PM मोदी ने अटेंड किया था 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन एट द चैम्प दे मार्स रेस कोर्स इन पोर्ट लुइस मॉरिशस एज अ चीफ गेस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है PM मोदी ने प्रेजेंट किया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड टू द प्रेसिडेंट धर्मबीर गोकुल एंड फर्स्ट लेडी मीना गोकुल। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी जी को कन्फर्ड किया गया था विद द मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। नेक्स्ट इज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एंड जो बैंक का आपका मॉरिशस का बैंक है, बैंक ऑफ मॉरिशस, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब पहला जो स्टेटमेंट है कि 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन जो हुआ था उसके चीफ गेस्ट थे PM मोदी जी। सेकेंड टाइम ये इस डे के चीफ गेस्ट बने हैं, नेशनल डे के पहले भी ये इसका पार्ट बने थे। इसके अलावा 57th एडिशन जो था, इस एडिशन में इंडियन नेवी का जो कंटीजेंट है उसने भी पार्टिसिपेट किया था, जो बेसिकली पार्ट है आपका INS इम्फाल के क्रू का, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था नेशनल डे परेड में, फाइन। इसके साथ ही जो थर्ड आपका स्टेटमेंट है कि PM मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था मॉरिशस का, और इसी के साथ PM मोदी जी पहले इंडियन बने हैं जिनको इस टाइप का ऑनर दिया गया है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट इंडियन बने हैं, फाइन। इसके अलावा मॉरिशस गवर्नमेंट ने जो है आपका साइन किया है क्रेडिट फैसिलिटी अग्रीमेंट इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, टू एक्सेस फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ बोरोवर। नेक्स्ट इज इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है एंड SME डिवीजन ऑफ मॉरिशस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, SME एंड कॉर्पोरेटिव साइन, इन्होंने साइन किया है MOU एनहांस करने के कॉपरेशन इन दी MSME सेक्टर। नेक्स्ट है अदर एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जैसे सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड मॉरिशस का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, इन दोनों के बीच में आपका एक MOU साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग एंड कॉपरेशन को। नेक्स्ट आपका है एक MOU आपका साइन हुआ है एनहांस करने के लिए कॉपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म एंड गवर्नेंस बिटवीन योर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
ऑफ मॉरिशस एंड इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बीच में, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी और जो गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस है, इन्होंने टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया है फॉर शेयरिंग वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन, इंप्रूव करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्विलियंस को। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन जो है INCOIS, इन्होंने एंड मॉरिशस PM ऑफिस जो PMO है, इन्होंने थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ मैरीटाइम जोन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सप्लोरेशन, इन्होंने यहाँ पे साइन किया है कोलैबोरेशन इन दी ओशियन रिलेटेड स्टडीज एंड रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंशियल क्राइम कमीशन ऑफ मॉरिशस, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इंश्योरिंग रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। नेक्स्ट आपका है कि इन दोनों कंट्रीज ने अग्री किया था फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन थ्रू दीज इनिशिएटिव्स। क्या क्या ये हैं? पहला है दे विल वर्क टुवर्ड्स द टाइमली डिलीवरी ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बसेस एंड द एसोसिएटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ये इंप्लीमेंट करेंगे फेज सेकेंड में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। देन आपका नेक्स्ट है कि ये रिप्लेस करेंगे 100 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन मॉरिशस में अंडर दी फर्स्ट इंडियन रुपीज डिनोमिनेशन लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट के तहत। देन ये डेवलप करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और रीडेवलप करेंगे गंगा तालाब स्पिरिचुअल सेंचुरी को इंडियन ग्रांट असिस्टेंट से। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी एंड जो आपके मॉरिशस के PM हैं नवीन चंद्र राम गोलम, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एंड सिविल सर्विसेज कॉलेज बिल्डिंग इन मॉरिशस। इसी के साथ PM मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू वर्जन ग्लोबल साउथ का, जिसका नाम है महासागर, which is mutual and holistic advancement for security and growth across region। नेक्स्ट आपका पॉइंट है PM मोदी जी एंड जो मॉरिशस के PM है, इन्होंने प्लांट किया था बेल सैपलिंग, जो वुड एप्पल जिसे हम बोलते हैं उसके सैपलिंग इन्होंने जो है प्लांट किए थे अंडर दी एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव। इसके अलावा PM मोदी जी ने जो है गिफ्ट प्रेजेंट किए थे, जैसे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं धर्मवीर गोकुल इन्हें और जो फर्स्ट लेडी है यहाँ की आपकी वृंदा गोकुल, इनको मखाने इन्होंने गिफ्ट किए थे। फिर जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ब्रास एंड कॉपर पॉट इन्होंने गिफ्ट किया था जिसमें गंगा जल था, ठीक है, फ्रॉम दी महाकुंभ मेला। एंड जो फर्स्ट लेडी थी उन्हें बनारसी साड़ी इन्होंने जो है गिफ्ट की थी। इसके अलावा मॉरिशस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है आपकी मॉरिशियन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेस्टिक बैंक ट्रेडेड 5 kilograms ऑफ गोल्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात मेकिंग इट द फर्स्ट टू डू सो। तो इनमें से कौन सा आपका पहला बैंक बना है जिसने 5 किलोग्राम का ट्रेड किया है गोल्ड का एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक ने ये ट्रेड किया था, जो HDFC के गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट द्वारा किया गया था विद द मुंबई बेस्ड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द PM मोदी चेयर्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया कैरिकॉम समिट, जो कहाँ पे हुई थी? जॉर्ज टाउन गुयाना में हुई थी, अलॉन्ग साइड द PM ऑफ गुयाना जिनका नाम है डिकॉन मिशेल एंड ही इज अ करंट कैरिकॉम चेयर। Now question here is which among the following country is not a founding member of CARICOM? CARICOM में आपके currently 21 countries इसके member हैं और initially 4 इसके founding members थे। कौन कौन से थे? पहला आपका है बारबाडोस, ठीक है, सेकेंड इज योर गुयाना, थर्ड है जमाइका एंड फोर्थ है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, दैट इज इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। ठीक है, करेंटली कौन कौन से मेंबर है ये देख लेते हैं। जैसे 15 तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं और 6 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिसमें आपका आइलैंड और मिलैंड टेरिटरीज भी इन्वॉल्व हैं, जैसे आपका हो गया सूरीनेम और गुयाना। और इस कैरिकॉम की जो है शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी। क्लियर है? हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका जॉर्ज टाउन गुयाना में लोकेटेड है। नाउ अगर बात की जाए फर्स्ट एडिशन की, फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। क्लियर है? नाउ जो सेकेंड एडिशन यहाँ पे हुआ था, इसके आपके होस्ट कौन थे? इसे होस्ट किया था इरफान अली, जो प्रेसिडेंट है आपके गुयाना के। एंड वहीं पे आपको एक चीज और नोट करनी है, दैट इज कि जो थर्ड समिट होगा ये कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा, इंडिया इसे होस्ट करेगा बेसिकली। क्लियर है? नाउ कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे PM मोदी ने यहाँ पे अनाउंस किया था
फॉर 1000 मोर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन स्लॉट्स आपके जो कैरिकॉम कंट्रीज हैं उनके लिए आने वाले 5 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो अनाउंसमेंट की गई थी कि 11 यंग विमेन क्रिकेटर्स जो हैं इनको इंडिया में ट्रेन किया जाएगा, जो बिलोंग करेंगी फ्रॉम ईच ऑफ द कैरिकॉम कंट्रीज, एंड ही ऑल्सो प्रपोज्ड कि हमें ऑर्गेनाइज करना है डेज ऑफ इंडियन कल्चर। जो भी आपके कैरिकॉम मेंबर कंट्रीज हैं उसमें हमें डेज ऑफ इंडियन कल्चर जो है ऑर्गेनाइज करना है 2025 में एज अ पीपल टू पीपल, स्ट्रेंथन करने के लिए पीपल टू पीपल टाइज को, ठीक है, बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन कल्चर या इंडियन कल्चर को फैलाने के लिए दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस समिट के दौरान इंडिया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने एक एमओयू साइन किया था स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि इस इवेंट के दौरान 2 आपके जो एयरक्राफ्ट हैं, 2 डोरिनोर HAL 228 एयरक्राफ्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनको ऑफिशियली कमीशन किया गया था ग्युयाना की डिफेंस फोर्सेस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद इंडियाज प्रसार भारती टू एक्सचेंज प्रोग्राम इन अ कल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका इन दी ग्युयाना, जहाँ पे उन्होंने कैरिकॉम समिट आपका अटेंड किया था। इवन यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एमओयूज आपके साइन किए थे, तो उसी से रिलेटेड ये अग्रीमेंट जो है वो इंडिया और ग्युयाना के बीच में साइन हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा हेयर ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो अग्रीमेंट है इसे साइन किया था प्रसार भारती और ग्युयाना के नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में बेसिकली साइन हुआ था। नाउ नेक्स्ट आपका अग्रीमेंट है, ग्युयाना की नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट ने इंडिया की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, या आप कह सकते हैं अग्रीमेंट साइन किया है फॉर कोलैबोरेशन इन दी डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट अदर एमओयूज जो यहाँ पे साइन हुए हैं इंडिया और ग्युयाना के बीच में, तो इंडिया की जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है आपकी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है ग्युयाना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ स्टैब्लिश करने के लिए यूपीआई को। ओके। नेक्स्ट है, दोनों ही कंट्रीज ने, इंडिया और ग्युयाना ने अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, इन्होंने अग्री किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए जन औषधि स्कीम को फॉर सप्लाइंग अफोर्डेबल मेडिसिन टू दी कैरिकॉम कंट्रीज, ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी या कैरिकॉम कंट्रीज। अदर फील्ड्स जहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, पहली आ जाती है आपकी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, और कॉर्पोरेशन इन दी हाइड्रोकार्बन सेक्टर, तो इनमें भी यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। साथ में ही जो पीएम मोदी एंड जो आपके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इरफान अली, इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम मूवमेंट जो है इंडिया की, इसमें हिस्सा लिया था और इन्होंने एक सैम्पलिंग जो है प्लांट की थी। और ये जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया था, आपका जो एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, उस टाइम पे उस उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने यहाँ पे हैंड ओवर की थी की टू सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन, जहाँ पे इंडिया कैरिकॉम समिट हुई थी, सेकेंड एडिशन आपका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, पीएम मोदी जी ने यूनिक गिफ्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए थे आपके जो हेड्स थे दूसरी कंट्रीज के जो इस समिट में शामिल हुए थे। जैसे पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया था सिलोफार पंच अमृत कलश, जो कोल्हापुर से आपका कोल्हापुर की आर्ट है, और ये इन्होंने प्रेजेंट किया था नाइजीरियन प्रेसिडेंट को। देन ही प्रेजेंटेड वर्ल्डली पेंटिंग्स टू दी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल रफ एमेथियस्ट एंड सिल्वर कैमल हेड जो है इन्होंने प्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को। हैंड कार्व्ड सिल्वर चेस सेट इन्होंने जो है गिफ्ट किया था पुर्तगाल के पीएम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिल्वर कैंडल स्टैंड, इन्होंने जो है गिफ्ट किया है इटली की पीएम को जॉर्ज मेलनी को। एंड इन्होंने हैंड एनग्रेव्ड सिल्वर फ्रूट बॉल इन्होंने प्रोवाइड किया था, इन्होंने प्रेजेंट किया था जो सेक्रेटरी जनरल आपके थे कैरिकॉम के कार्ला बार्नेट को, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने पेपर मैच गोल्ड वर्क वास जो है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये इन्होंने गिफ्ट किया है यूके के पीएम को। एंड पश्मीना शॉल इन्होंने गिफ्ट की थी जो फर्स्ट लेडी हैं ग्युयाना की, उनको, ओके। एंड जो आपके कैरिकॉम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन सबको यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर जो है प्रेजेंट किया गया है पीएम मोदी की तरफ से कश्मीर सैफरन का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन असम्स बरक वैली हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रीनेमिंग बाय द असम कैबिनेट एज अ श्री भूमि। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको रीनेम करने की यहाँ पे बात की गई है और इसको रीनेम किया जाएगा एज अ श्री भूमि।
तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ अ करीमगंज। ठीक है, इट इज़ योर करीमगंज, और इसे श्री भूमि का नाम दिया गया है। श्री भूमि मतलब लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी। ओके, इसी के साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है, किस चीज़ का अप्रूवल दिया है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का, जो आपकी 24 फरवरी 2025 को होगी इन दी असम। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।